बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, और अब हमारे वीडियो जो हैं पार्ट 1 पार्ट 2 उसका हो गया है। आज हम पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को और डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को। रदरफोर्ड्स के मॉडल के अंदर जो जो डिफेक्ट्स थे उनकी मॉडिफिकेशन के लिए 1913 में बोहर्स ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब जो रदरफोर्ड का था उसके अंदर पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या थे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो इन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गया। नंबर 1 तो ये था कि इट कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, इट कांट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम का जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। रदरफोर्ड मॉडल के लिहाज से जो एटम होता है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, लिहाजा उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। बट इन एक्चुअल जो एटम्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो इन दो ये जो डिफेक्ट्स थे, इन दो पॉइंट्स को जो रदरफोर्ड मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी वजह से वो मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। जो बोहर्स ने अपना एटॉमिक का मॉडल दिया था या जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, इस वो किसके ऊपर बेस कर रही थी, वो बेस कर रही थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका उन्होंने एक पॉइंट लिया था जिसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। देखिए, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है लाइट के बारे में कि जो लाइट होती है या जो लाइट होती है या जो भी रेडिएशंस होती हैं वो इमिट या एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। दे आर इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। उन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। ये प्लूरल होता है क्वांटम का, क्वांटा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट होती है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, के वो ट्रैवल नहीं करती कॉन्टिन्यूसली, वो डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती है। और वेव पैकेट्स की फॉर्म में वो जो पैकेट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। उन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो बोहर ने जो था वो उन्होंने भी यहीं से कॉन्सेप्ट लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं एनर्जी लेवल के अंदर, वो एनर्जी लेवल भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। आगे हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया था, रदरफोर्ड के मॉडल के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो रिवॉल्व कर लेता है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहता है। लेकिन नील बोहर के मॉडल के लिहाज से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी एटम के अंदर, ना तो वो एब्जॉर्ब करता है ना ही इमिट करता है एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। जो एक एनर्जी होती है ना रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। क्वांटाइज मीन अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्यों क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि वो रिवॉल्व ही सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर करता है जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उन ऑर्बिट्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब देखें, मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, बोहर्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसकी रिवॉल्विंग के लिए कुछ अलोड ऑर्बिट्स हैं। यानी वो हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता पूरे न्यूक्लियस के गिर्द, बल्कि कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर ट्रैवल करता है, और उन एनर्जी लेवल की अपनी एनर्जी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन उनके अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसका पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। जो बोहर था उन्होंने सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन को लिया था और उसी के पोस्टुलेट बताए हैं कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए टीनी न्यूक्लियस। यानी हाइड्रोजन एटम किस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर, ये एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है उसका, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन वन ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी एक ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी मर्ज़ी होती है वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, नहीं। बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्बिट्स का, बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का।
बहुत ये कहना चाह रहा है अपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से रिवॉल्व कर सकता है, बल्कि वो रिवॉल्व कर सकता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। उन्हीं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उसके बीच में कहीं नहीं कर सकता। मतलब देखें, अब ये हैं उसके फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो वो इस एनर्जी लेवल के अंदर हो सकता है, या इसके अंदर हो सकता है, या इस तीसरे के अंदर हो सकता है। इनके बीच में कहीं भी लाई नहीं कर सकता। यानी 1 और 2 के बीच वाली जो जगह है ना, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ नहीं पाया जाएगा। 2 और 3 जो शेल्स हैं उनके बीच में जो भी जगह, इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा। अब देखें दूसरा जो पॉइंट है उनका, ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। वो कह रहे हैं कि हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होती है जो कि क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मीन अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब ये जो एनर्जी होती है वो दरअसल किससे रिलेट कर रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रही होती है। यानी जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जो उससे दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी हर जो लेवल होगा, हर एनर्जी लेवल होगा, उसकी क्या होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी। और वही फिक्स्ड एनर्जी जो होगी जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जो जिस ऑर्बिट के अंदर भी रिवॉल्व करेगा, जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही दरअसल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अब देखें तीसरा पॉइंट क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर रहेगा, इट डज़ नॉट रेडिएट और इमिट एनर्जी, ना तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी फिर इमिट और एब्जॉर्ब कब होगी, अब वो यहाँ पे बता रहा है, द एनर्जी इज़ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब सिर्फ तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। यानी जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना किसी ऑर्बिट के अंदर, जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बस ये जहन में याद रखना है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट absorb or emit energy. Electron can only absorb or emit energy when it jumps from one energy level to another energy level. अब अगले पोस्टुलेट्स में हमें ये बताया गया है कि कब जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एनर्जी, कब गेन करेगा। अब देखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट्स एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिट करता है, वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस चेंज इन एनर्जी डेल ई इज़ गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। ये मैं आपको समझाती हूँ, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे देखें कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, यानी अगर वो जाएगा 1 से 2 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो लोअर ऑर्बिट से किस में जा रहा है, हायर ऑर्बिट में। लेकिन अगर वो तीसरे से दूसरे की तरफ आएगा यानी हायर टू लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो रिलीज़ एनर्जी करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब ये जो इनकी एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो क्या होता है, वो होता है डेल ई। वो हमेशा जो डिफरेंस आता है वो इन जो शेल्स होते हैं उनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमेशा उसके दरमियान होता है। यानी डेल ई इज़ इक्वल टू, सपोज़ कोई E2 माइनस E1, ये E2 माइनस E1 ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये हमें दिया गया है प्लैंक्स इक्वेशन के लिहाज से एच वी के हिसाब से। ठीक है, ये h क्या है, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब हमने h का तो हमें पता चल गया, h किसके बराबर है, h इज़ इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये जो इसके साथ दोबारा v लिखी हुई है ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी को, यानी E इज़ इक्वल टू एच एफ। f क्या है, f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये आप मॉडल देखें, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा न्यूक्लियस के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो प्लस होता है, ठीक है ना। प्लस Ze ये न्यूक्लियस का चार्ज किया गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है N1 क्या है? दरअसल ये एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल है या फर्स्ट शेल है, ठीक है। आगे इसके पोस्टुलेट्स आ रहे हैं, उसमें मैं दोबारा बताऊंगी कि N क्या है, बाकी चीज़ें। तो अभी आप देख लें, ये N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स को। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, हमने इसको 1, N = 1, N = 2, N = 3। अब देखें, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और इमिशन को डायग्रामेटिकली बताया गया है। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 से N3 की तरफ, अब 2 क्या है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, 3 क्या है? हायर एनर्जी ऑर्बिट है। जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन जब N3 से 2 की तरफ आ रहा है, जो 3 है वो कौन सा हमारा ऑर्बिट है? हायर ऑर्बिट है। और जो 2 है वो कौन सा है? लोअर ऑर्बिट है। जब हायर से लोअर की तरफ आता है तो एनर्जी इमिट होती है, और एनर्जी किसकी फॉर्म में इमिट होती है? एनर्जी फॉर्म इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। अब ये भी तो पॉइंट हो सकता है, मैं इनको हायर और लोअर किस बेस पे कह रही हूँ? हायर और लोअर एनर्जी की बेस पे कह रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और जो उससे दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर, ठीक है, या हाइट के ऊपर। जो चीज़ न्यूक्लियस से अब दूर होगा जो शेल, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर जो करीब आते जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आखिरी पोस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR = NH/2π। असल में क्या कहा गया है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वैसे फिज़िक्स की टर्म है। अभी हम इसके लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो दरअसल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। जो L होता है वो बराबर होता है R रेडियस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम, ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। अब जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है mv के यानी मास और वेलोसिटी के। अब RmV, क्योंकि ये साइन थीटा इसका फार्मूला आ जाता है, और इसके जो एंगल बन रहा होता है बीच में वो होता है 90 डिग्री का। साइन 90 = 1, यह आ जाएगा L = RmV। ये जो RmV आपको दिखाया गया है ये दरअसल किसको दिखा रहे हैं? यह MVR, ये दिखाया गया है एंगुलर मोमेंटम को। ये MVR ये एंगुलर मोमेंटम है, और वो एंगुलर मोमेंटम उन्होंने किसके बराबर किया हुआ है? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है NH/2π। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और N क्या है? N इज़ द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बोहर्स मॉडल को जो है ना, मैं इसी एनर्जी जो डायग्राम बताई हुई है, एनर्जी लेवल्स डायग्राम, इसी से ही मैं आपको समअप कराती हूँ कि ये असल में कह रहे हैं। देखिए, बोहर्स ने इंट्रोड्यूस कराया है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स का, क्योंकि पहले रदरफोर्ड ने सिर्फ यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये, और उसने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली मूव कर रहा है, लेकिन उसको कुछ नाम नहीं दिया था कि कहाँ मूव कर रहा है। ऑर्बिट ने ये जो हैं बोहर, इन्होंने उसको नाम दिया है कि उनका नाम होता है, उन सर्कुलर ऑर्बिट्स का नाम होता है एनर्जी लेवल्स। उनको हम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहते हैं, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब तक इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करेगा वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होने की दो कंडीशंस हैं, जब वो या तो लोअर टू हायर जाए या हायर टू लोअर आए। जब लोअर टू हायर जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, जब हायर टू लोअर होगा इमिशन ऑफ एनर्जी होगी। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके जो नेम हैं इनको हम कहते हैं K, L, M, N एंड सो ऑन। इनकी जो नंबरिंग करते हैं हम K को, यानी पहला N = 1 उसको नाम दे देते हैं K का, और फिर N = 2 उसको हम नाम दे देते हैं L का, और N = 3 उसको हम N का, और इस तरह 4, 5, 6 K, L, M, N, O, P, Q इस तरह हम नाम देते जाते हैं।
अब हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि ये जो दो थ्योरीज़ हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि दिस एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, यानी जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है वो ट्रेडिशनल थ्योरी के ऊपर बेस कर रही है। लेकिन जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस कर रही है, वो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये मैंने अभी अच्छे से बताया है कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो है क्या, वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दे रही है, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे रही है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के लिहाज से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। अगर ऐसा होता, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता और एनर्जी इमिट करता, तो हमें पता था कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे क्या हो जाता, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी कम हो जाती और वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, यानी प्रोटॉन्स के करीब, और वो दोनों आपस में टकराते और एटम कोलैप्स कर जाता था। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स में मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। यस, यही पॉइंट था जो मैं आपको बता रही थी कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है वो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, वो क्या उसके लिहाज से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेस है कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन बोहर्स ने बाउंड कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड इनर्जी ऑर्बिट्स में सिर्फ रिवॉल्व कर सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन फिक्स्ड और क्वांटाइज्ड इनर्जी लेवल्स। अब जो रदरफोर्ड का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज नॉट इंट्रोड्यूस इन दिस मॉडल ऑफ एटम। मैंने आपको पहले बताया है जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है उसमें कोई हमें ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया गया, सिर्फ यही कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव कर सकता है कहीं भी। बट बोहर्स ने हमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। उनके लिहाज से क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस इन दिस मॉडल, कि इस मॉडल के अंदर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। वो ऑर्बिट का कैसे कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को इजाज़त है रिवॉल्व करने की सिर्फ उन ऑर्बिट के अंदर जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए mv(r)=nh/2π, यानी n ये क्या है, n इस क्वांटम नंबर, इस n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा ये कहा गया है कि रदरफोर्ड के लिहाज से एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, के एटम को जो है ना कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए ये ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है न्यूक्लियस के गिर्द। तो फिर अगर कॉन्टिन्यूसली मूव करता है तो एनर्जी भी कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगा, इमिट करेगा। जब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा, कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस आएंगी प्रिज्म में से, कॉन्टिन्यूसली वो पास होंगी, तो उससे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन बोहर्स चूँकि कहता है, बोहर्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली मूव ही नहीं कर सकता, बल्कि वो किसके अंदर मूव करता है, वो मूव करता है सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है। इसी वजह से जो एटम होता है वो उसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो भी डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम आता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब मूव ही फिक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर करता है तो वो उसके अंदर जो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी इमिट करेगा वो भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा बल्कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब जो रदरफोर्ड्स का मॉडल है वो यही कहता है कि जो एटम है उसके लिहाज से तो क्या होना चाहिए, जिस तरह का उन्होंने मॉडल दिया है उनके मॉडल के लिहाज से तो एटम को शुड कोलैप्स। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है और एनर्जी क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली इमिट करता है। जैसे वो एनर्जी को इमिट करता जाएगा उसका जो ऑर्बिट होगा वो श्रिंक होता जाएगा, ऑर्बिट श्रिंक होता जाएगा यहाँ तक कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी, कोलिजन होगी। उनकी कोलिजन से एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बोहर्स मॉडल है उसने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। चूँकि वो फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर रहता है तो इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो यूँ स्टेबल होता है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एटम शुड एग्जिस्ट। आज हमने डिस्कस किया बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को और डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बेशक जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी थी उसने जो रदरफोर्ड के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, लेकिन जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसके भी कुछ फेलियर्स हैं। बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम जो है ना इस लेक्चर के अंदर फॉलो कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, तो उसमें इसके जो फेलियर या ड्रॉबैक्स हैं उनको डिस्कस
नहीं किया गया। तो जब हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को टच करेंगे इंशाल्लाह इसके फेलियर्स को ज़रूर देखेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर जो हम पार्ट 4 होगा इसका, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल तक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।